नमस्कार, खबर कट टू कट आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विजयनाथ झा। आज कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बजा दिया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने रोड शो किया और कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की। तो सबसे पहले तस्वीर देखिए इस रोड शो की। जोश है, जश्न है। लोकसभा चुनाव के लिए यूपी में प्रियंका का रण है। लखनऊ एयरपोर्ट से लेकर कांग्रेस दफ्तर तक प्रियंका गांधी के मेगा शो से कांग्रेस ने जंग का आगाज कर दिया। माथे पर काला टीका लगाए प्रियंका गांधी बस पर सवार हुई। साथ में राहुल भी नजर आए। फिर दोनों अचानक बस से उतरे, कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे, फिर उनसे बात करते हुए दोबारा बस पर आ चढ़े। साथ में ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरपीएन सिंह, राज बब्बर समेत कई दिग्गज कांग्रेस के नेता सवार थे बस पर और शुरू हो गया रोड शो। प्रियंका के मेगा शो के लिए कार्यकर्ता सुबह से ही जुटने लगे थे। कारवां आगे बढ़ा तो कार्यकर्ताओं का जोश भी बढ़ने लगा। ढोल नगाड़े की थाप पर कार्यकर्ता झूम उठे। आगे आगे कार्यकर्ताओं की भीड़ और पीछे से उनका अभिनंदन करते राहुल प्रियंका। लखनऊ में प्रियंका के रोड शो की तैयारियां कई दिनों से चल रही थी। कांग्रेस धमाकेदार अंदाज में प्रियंका का मेगा शो प्लान कर रही थी और इसके लिए उस बस को लखनऊ लाया गया, जिसे लकी माना जाता है। बताया जाता है कि इसी बस पर 2017 में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रचार किया था और कांग्रेस को पंजाब में कामयाबी मिली। अब पार्टी कुछ ऐसी उम्मीद यूपी में कर रही है। कारवां आगे बढ़ता गया, कार्यकर्ताओं का जोश भी आसमान छूने लगा कि तभी बिजली के इन तारों ने रोड शो का रास्ता रोक लिया। तारों की वजह से सभी नेताओं को नीचे बैठना पड़ा। डंडों के जरिए तार ऊपर की गई। धीरे धीरे बस आगे बढ़ी और सफर फिर शुरू हो गया। प्रियंका राहुल के रोड शो के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बना। हाथों में बैनर पोस्टर लिए कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क के दोनों किनारे खड़े नजर आए। प्रियंका राहुल के सम्मान में नारेबाजी की गई तो केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला भी बोल दिया गया। कार्यकर्ताओं के जोश के बीच प्रियंका ने उनका हालचाल भी जाना और उनसे हाथ भी मिलाया। लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए राहुल गांधी जोश भरते हुए भी दिखे। मैंने इनसे कहा है कि उत्तर प्रदेश में जो सालों से अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ इन दोनों को लड़ना है और उत्तर प्रदेश में न्याय वाली सरकार लानी है। इस दौरान बस पर सवार राहुल, प्रियंका समेत सभी दिग्गजों ने कुल्हड़ में चाय भी पी। मेगा शो में कांग्रेस हिंदुत्व कार्ड खेलती भी दिखी। सड़क किनारे लगे पोस्टर में प्रियंका को दुर्गा अवतार में दिखाया गया तो राहुल जनेऊ पहने हुए दिखाई दिए। करीब 14 किलोमीटर का यह सफर तय करने में काफिले को घंटों का वक्त लग गया। बीच में बापू पटेल और बाबा साहिब की मूर्ति पर माल्यार्पण कर कांग्रेस ने बड़ा सियासी संदेश देने की भी कोशिश की। रोड शो प्रियंका गांधी का था। पूरा तामझाम प्रियंका गांधी के लिए इंतजाम किया गया था, लेकिन बोलने की बारी आई तो राहुल गांधी ने माइक संभाला और निशाना साधा केंद्र सरकार पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने निशाने पर लिया। आजकल नरेंद्र मोदी जो भाषण करते हैं, भाई और बहनों, मैं अनिल अंबानी को नहीं जानता। मैंने अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए नहीं दिए। वायुसेना के लोगों ने यह नहीं कहा कि मैं पैरेलल नेगोशिएशन करता हूं। फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी नहीं कहा कि नरेंद्र मोदी ने मुझे साफ बोला कि 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी को देते हैं। मोदी जी के अंदर जो खोखलापन था वो पूरे देश के सामने आ गया है। आप भ्रष्टाचार तो बात करना चाहते हो, बोलो चौकीदार चोर। आप किसानों की बात करना चाहते हो तो बोलो चौकीदार ने 3.5 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ 15 लोगों का किया, किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। आप रोजगार पर बोलना चाहते हो, बोलो नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की, झूठ बोला, युवाओं से चोरी की और अपने मित्रों का फायदा किया। आपके पास इश्यूज की कोई कमी नहीं है। उत्तर प्रदेश में रोड शो के जरिए प्रियंका गांधी ने चुनावी शंखनाद किया और अगले 3 दिन तक प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ बैठक करने जा रही हैं। 3 दिन, 40 घंटों की मैराथन बैठक और 42 लोकसभा सीटों की रणनीति। प्रियंका गांधी लखनऊ से पूरे पूर्वांचल का समीकरण बदलने की रणनीति पर काम करने वाली हैं।
मंगलवार को सबसे पहले प्रियंका गांधी मोहनलालगंज सुरक्षित सीट पर बैठक करेंगी और इसके बाद उन्नाव, वाराणसी, गोरखपुर, कौशाम्बी, फूलपुर, इलाहाबाद, चंदौली, गाजीपुर, धौरहरा, फतेहपुर के लोगों से मुलाकात तय है। दूसरे दिन प्रियंका गांधी सुबह 10 बजे बाराबंकी सुरक्षित सीट से चर्चा की शुरुआत करेंगी। इसके बाद कैसरगंज, बहराइच, बांसगांव, देवरिया, डुमरियागंज, कुशीनगर, संत कबीर नगर, महाराजगंज, फैजाबाद, श्रावस्ती, गोंडा और बस्ती के लोगों के साथ बैठक करेंगी। अपने दौरे के आखिरी दिन चर्चा की शुरुआत प्रियंका सीतापुर सीट से करेंगी। इसके बाद वो सलेमपुर, घोसी, आजमगढ़, लालगंज, मछली शहर, जौनपुर, रॉबर्ट्सगंज, मिर्जापुर, भदोही, अंबेडकर नगर और बलिया के लोगों के साथ मुलाकात करेंगी। जानकारों का मानना है कि पूर्वांचल में जातिगत समीकरण काफी ज्यादा हावी रहता है और हर लोकसभा चुनाव में यहाँ का मूड बदलता है। अब देखना होगा कि क्या प्रियंका इस मौके को भुना पाएंगी। प्रियंका गांधी ने सक्रिय राजनीति में कदम तो रख दिया है, लेकिन सवाल यह है कि जो चुनौतियां प्रियंका गांधी के सामने खड़ी हैं, उनसे क्या वो निपट पाएंगी? क्या वो पार्टी को इससे बाहर निकाल पाएंगी? एक और यूपी में कांग्रेस का घटता जनाधार है, दूसरी ओर महागठबंधन तैयार है और तीसरी ओर बीजेपी की ललकार है। इन तीन चुनौतियों के बीच लखनऊ में प्रियंका की हुंकार है। प्रियंका के जिम्मे यूपी की 43 सीटें हैं। 2014 में कांग्रेस ने यहाँ महज 2 सीट जीती थी और पूर्वांचल की 30 सीटों पर कांग्रेस को महज 6% वोट मिले, जबकि अवध की 13 सीटों पर कांग्रेस ने 18% वोट हासिल किए। अब कांग्रेस प्रियंका से 2019 में पूर्वांचल करिश्मे की उम्मीद कर रही है, लेकिन प्रियंका के सामने दावों और दलीलों से अलग चुनौतियों की कोई कमी नहीं है। यूपी में कांग्रेस का संगठन कमजोर हालत में है। 1989 में सत्ता हाथ से जाने और क्षेत्रीय पार्टियों के उभार ने कांग्रेस के संगठन को कमजोर बना दिया है। पूर्व राज्य मंत्री आरपीएन सिंह के अलावा पूर्वांचल में पार्टी के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं दिखता। इसके अलावा कार्यकर्ताओं को चुनावी मोड में लाना भी बड़ा मुश्किल काम दिखता है। कांग्रेस के पुराने वोट बैंक कहे जाने वाले सवर्ण, मुस्लिम और दलितों को जोड़ने की चुनौती है, तो वहीं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष के हमले से भी पार पाना होगा। तो सवाल यह है कि प्रियंका चंद दिनों में ही इन सारी चुनौतियों से कैसे पार पा सकेंगी। तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी लखनऊ में थे, वृंदावन पहुंचे योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर उन्होंने अक्षय पात्र फाउंडेशन की 300वीं करोड़ी जो थाली थी उसको परोसा। ना ये बच्चे वोटर हैं, ना मंच सियासी है। राजनीति सिर्फ कहकर तो होती नहीं। वृंदावन में अक्षय पात्र फाउंडेशन पिछले 19 सालों से बच्चों को मिड डे मील मुहैया करा रहा है, लेकिन मौका खास था तो बच्चों को 300 करोड़वीं थाली परोसने खुद पीएम मोदी पहुंचे और खाना परोसते वक्त पीएम मोदी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल राम नाईक भी मौजूद रहे। मुझे कुछ बच्चों को अपने हाथ से खाना परोसने का अवसर मिलने वाला है। जितनी थालियां परोसी जाएगी उसमें से एक थाली 3 अरबवीं यानी 300 करोड़वीं थाली होगी। बच्चों के बीच पीएम का ये रंग वैसे तो नया नहीं है। इस बार भी उन्होंने बच्चों को खाना परोसा तो उन्हें अपनेपन का एहसास भी कराया। उनसे बातें की और एक बच्चे को अपने हाथों से खाना खिलाया तो बच्चे तालियां बजाने लगे। अब इन तस्वीरों के मायने सियासी बेशक न हो, लेकिन पीएम मोदी के वृंदावन दौरे ने पार्टी के हिंदुत्व कार्ड की तस्वीर साफ जरूर कर दी है। 3 दिन तक दिल्ली में रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ के बाद अब उनसे जयपुर में पूछताछ होने वाली है। जयपुर पहुंच गए हैं रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी भी पहुंच रही हैं। इसी सिलसिले में रॉबर्ट वाड्रा जयपुर पहुंचे हैं। रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मॉरीन वाड्रा जयपुर के प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में कल पेश होंगी। वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने गलत तरीके से बीकानेर के कोलायत में 275 बीघा जमीन खरीदी है, ऐसा आरोप है। इल्जाम है कि स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने 69.55 हेक्टेयर की जमीन को 72 लाख रुपए में खरीदा है और फिर 3 साल बाद उसे 5 करोड़ 15 लाख रुपए में बेच दिया। इस तरह से कंपनी को 4 करोड़ 43 लाख रुपए का भारी मुनाफा हुआ। स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी में रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मॉरीन वाड्रा को डायरेक्टर बताया गया है। नवंबर 2018 तक वाड्रा को पूछताछ के लिए 3 बार नोटिस भेजे गए थे, लेकिन वाड्रा पेश नहीं हुए। रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी की तरफ से जोधपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए 21 जनवरी को हाईकोर्ट ने कहा था कि वाड्रा के ऊपर जबरदस्ती कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि कोर्ट ने वाड्रा को भी निर्देश दिए थे कि 12 फरवरी को ईडी के सामने पूछताछ के लिए उन्हें पेश होना होगा। राजस्थान में गुर्जर आंदोलन की आग थमती हुई नहीं दिखाई दे रही है। अभी भी प्रदर्शनकारी सड़क पर और रेल की पटरियों पर अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। गुर्जर समुदाय आर पार के मूड में है। सवाई माधोपुर से कोटा तक आंदोलनकारी डटे हुए हैं। टोंक में गुर्जर समुदाय के आंदोलन की वजह से NH12 पर बनास पुल रोड जाम हो गया, जिसके बाद इलाके में धारा 144 लगा दी गई, लेकिन गुर्जर समुदाय पीछे हटने को तैयार नहीं है। सीकर में सड़क पर बैठकर आंदोलन की आग भड़काई जा रही है, तो वहीं सवाई माधोपुर में प्रदर्शनकारियों ने पटरी पर डेरा डाल दिया है। सवाई माधोपुर में खुद कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला आंदोलनकारियों की अगुवाई कर रहे हैं। बड़ा फोर्सी है कि राजस्थान में ऑल ओवर अब जाम लगने वाला है, तो
गवर्नमेंट इस पे गौर करे, स्पीडी एक्शन ले और इसका निस्तारण करे। जाहिर है केंद्र सरकार के पाले में डाल दी गई है और आंदोलन की वजह से कई ट्रेनें रद्द हुई हैं। बताया जा रहा है कि अब तक 18 ट्रेनें रद्द की जा चुकी हैं, तो वहीं कई ट्रेनों का रूट बदलना पड़ा है और फिलहाल आंदोलन की आग धीमी होती नहीं दिख रही है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक लड़ाई लहूलुहान हो गई है। पिछले एक हफ्ते के भीतर दूसरे टीएमसी नेता की हत्या की बात सामने आ चुकी है। टीएमसी बीजेपी पर आरोप लगा रही है। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में एक तृणमूल कांग्रेस नेता की हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। नादिया के कृष्णगंज के एमएलए सत्यजीत विश्वास की हत्या के कुछ दिनों बाद ही एक और टीएमसी के बड़े नेता के मर्डर के बाद तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। टीएमसी नेता रितेश राव का शव सड़क किनारे से बरामद किया गया। रितेश बीते 7 फरवरी से लापता थे। बता दें कि पश्चिम बंगाल में अमित शाह की सभा के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रितेश राव के दफ्तर पर हमला कर तोड़फोड़ की थी और अब उनकी हत्या के बाद टीएमसी बीजेपी पर आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी इसे पार्टी के अंदरूनी कलह का नतीजा बता रही है। पुलिस ने इस घटना के बाद इलाके में सुरक्षा के इंतजाम चाक चौबंद कर दिए हैं। देश और दुनिया में अपराध की ऐसी कौन सी खबरें हैं जो सुर्खियां बटोर रही हैं? आपको दिखाते हैं क्राइम कट टू कट। असम के तिनसुकिया जिले में पश्चिम बंगाल के 2 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर के रहने वाले दोनों शख्स असम में राजमिस्त्री का काम किया करते थे। रात के वक्त जब ये खाना बना रहे थे तभी कुछ लोगों ने घर में घुसकर उन पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस हमले में एक शख्स बुरी तरह घायल है। बुलंदशहर में शादी में गए एक परिवार के घर लाखों की चोरी हो गई। बताया जा रहा है कि घर को खाली देख चोर ताला तोड़कर अंदर घुसे और रात भर इत्मीनान से वारदात को अंजाम दिया। चोर घर की अलमारी का ताला तोड़कर लाखों के जेवरात और हजारों का कैश लेकर फरार हो गए। इस वारदात का पता अगली सुबह तब चला जब पड़ोसियों ने घर का ताला टूटा हुआ देखा। बागपत में एक व्यापारी से 1.25 लाख की कैश की लूट हुई है। ये गुड़ व्यापारी पिलाना दत्तनगर के रास्ते खरीद का भुगतान करने के लिए जा रहा था, तभी बाइक सवार लुटेरों ने गन पॉइंट पर सारा कैश लूट लिया। पुलिस जल्द से जल्द लुटेरों को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। मुंबई में बच्चों की खरीद फरोख्त करने वाले एक गैंग का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि यह गैंग देश के कई राज्यों में बच्चे सप्लाई किया करता था। शामली में एक मनचले की पिटाई का वीडियो सामने आया है। एक युवती के परिजनों ने इस युवक को मनचले को सबक सिखाया है। भीड़ के बीच इस शख्स को देखिए। भीड़ ने इसे ऐसा सबक सिखाया है कि ये दोबारा किसी लड़की के ऊपर नजर उठाकर देखने से पहले भी 100 बार सोचेगा। मामला शामली का है, जहां एक शख्स युवती का लगातार पीछा करता था। थककर युवती ने यह बात अपने परिजनों को बताई। ये शख्स रोज की तरह ट्यूशन पढ़कर लौट रही युवती का पीछा कर रहा था। पीछा करता हुआ ये शख्स युवती के घर तक पहुंच गया, जहां परिजनों ने उसे पकड़ लिया। युवती के परिजनों ने इस शख्स को सबक सिखा दिया। इस शख्स पर परिजनों ने जमकर लात घूंसे बरसाए। युवक की पिटाई के बाद परिजनों ने उसे पुलिस को सौंप दिया। उस पर नामजद करते हुए परिजनों ने एक तहरीर कोतवाली को दी है। क्योंकि महिला सुरक्षा हम लोगों का सबसे टॉप प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है, तत्काल उस पर कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत कर उस युवक को जेल भेजा जा रहा है। युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और ये वीडियो एक सबक है उन लोगों के लिए जो इस तरह की छिछोरी हरकत करते हैं। भोपाल के माखनलाल चतुर्वेदी में अजीब से हालात पैदा हो गए जब कॉलेज प्रशासन और पुलिस प्रशासन छात्रों के सामने लाचार हो गए। माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी में छात्रों ने कुलपति के ऑफिस के सामने उग्र धरना दिया। छात्रों का आरोप है कि परीक्षा में टॉपर बच्चों को फेल कर दिया गया है और साथ ही कई छात्रों की मार्किंग गलत हुई है। दरअसल छात्रों का आरोप है कि माखनलाल विश्वविद्यालय भ्रष्टाचार का दूसरा नाम बन गया है। पहले प्रोफेसरों की भर्ती में परिवारवाद के बाद अब स्टूडेंट्स के रिजल्ट में सामने आई खामियों के बाद ये छात्र गुस्से में है। छात्रों ने रजिस्ट्रार के ऑफिस का कांच तोड़ दिया। यूनिवर्सिटी प्रशासन के लाख समझाने के बाद भी छात्रों का धरना खत्म नहीं हुआ, जिसके बाद पुलिस को भी बुलाया गया। लेकिन कैंपस में पुलिस को देख छात्र और ज्यादा उग्र हो गए और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। अब ये देखना लाजमी होगा कि छात्रों के इस विरोध प्रदर्शन को यूनिवर्सिटी कैसे निपटाता है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए वो अनशन पर बैठे हैं। इस मौके पर चंद्रबाबू नायडू का मंच विपक्ष एकता का मंच बन गया। चंद्रबाबू नायडू भूख हड़ताल पर बैठे तो अपने राज्य के विशेष दर्जे को लेकर थे, लेकिन विपक्ष को मौका मिल गया केंद्र सरकार पर निशाना साधने का। चंद्रबाबू नायडू के साथ मंच पर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता दिखे। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन भी इस मौके पर चंद्रबाबू नायडू के बगल में बैठे थे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी चंद्रबाबू नायडू के समर्थन में पहुंचे। Stand by the people of Andhra Pradesh. We would like the central government to fulfill all legitimate demands which were promised at the time of reorganization of the states of Andhra Pradesh. चंद्रबाबू नायडू की मांग काफी पुरानी है। जहां तक उनकी मांग पर केंद्र सरकार के रुख का सवाल है तो उसे पहले ही केंद्र सरकार खारिज कर चुका है। खुद वित्त मंत्री पहले इस बारे में केंद्र का रुख स्पष्ट कर चुके हैं। उनका कहना है कि 14वें वित्त आयोग के बाद विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। जयपुर से एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर 100 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। आपको बता दें कि
आयकर विभाग की तरफ से यह कार्रवाई की गई है, जिसमें 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त करने की बात सामने आ रही है। आयकर विभाग को जानकारी मिली थी कि यह संपत्ति गैर कानूनी तरीके से हासिल की गई है। ऐसे में आयकर विभाग की तरफ से जब छापा मारा गया तो इस संपत्ति को अब जब्त कर लिया गया है। जयपुर से यह बड़ी खबर।